जंगल में जुगाड़ू बहू का ठंडा मिट्टी का घर और रसोई। सुनो रजत के पापा, मैं कह दे रही हूँ, अब तो सारी प्रॉपर्टी मेरी है और अब मैं जेठानी जी को उनकी असली जगह दिखा कर रहूंगी। देखना मैं कैसे उन्हें उनकी औकात दिखाती हूँ। मुझे लगता है भाग्यवान, अभी ये सही समय नहीं है। यही सही समय है। देख नहीं रहे कि वो सुगंधा के बेटे बहू हैं, उनके भी बच्चे हो गए। हमारे रजत की तो अभी शादी तक नहीं हुई है। ऐसा रहा तो सब कुछ उनको जाएगा, हमारे रजत को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। वैसे भी हमारे रजत का ही है सब कुछ, तो अब ये जाहिर कर देना चाहिए। कांति इस तरह बात कर रही होती है कि तभी सुनीता बहू चाची के कमरे के बाहर से जा रही थी और वो सब सुन लेती है। चाची, आप माँ जी के बारे में इतना बुरा सोचती हो, हमने कभी नहीं सोचा था। तो क्या मैं डरती हूँ तुम्हारी माँ जी से? बुला लाओ, आज तो फैसला हो ही जाए। जिसके बाद सुनीता अपनी सास को जोर से आवाज लगाने लगती है और पूरे घर में हलचल मच जाती है। माँ जी जल्दी आइए, यहाँ बहुत बड़ा मामला हो गया है। सुगंधा, माधव, रागिनी, राहुल, प्रवीण और घर के बाकी सदस्य जल्दी जल्दी उस कमरे की तरफ आते हैं जहाँ कांति और रमेश खड़े होते हैं। क्या हुआ बहू, क्यों इतना शोर मचा रखा है? सब ठीक तो है ना? सुनीता, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? दीदी कुछ बोलो तो सही, दिल बैठा जा रहा है। माँ जी, आज मुझे बहुत बड़ा सच पता चला है, ऐसा सच जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कैसा सच बहू? साफ साफ बताओ। माँ जी, कांति चाची ने धोखे से पूरा घर अपने नाम करवा लिया है और हमारे पीठ पीछे साजिश रच रही थी कि हमें इस घर से निकाल दें। इतना सुनते ही सबके चेहरे पर जैसे बिजली गिर जाती है। नहीं बहू, ऐसा नहीं हो सकता। कांति ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरी देवरानी है, घर की बहू है। माँ जी, ये सच है, मैंने अपने कानों से सुना है। वो खुद कह रही थी कि सब कुछ उनका हो चुका है। बिल्कुल सच कहा इसने, और अब छुपाने का कोई फायदा भी नहीं है। कांति, अब जब बात खुल ही गई है तो साफ साफ बोल दो। हाँ, ये घर अब मेरा है और तुम सब लोग आज ही इस घर से निकल जाओ। चाची, आप ये क्या कह रही हैं? ये घर हमारा है, हम सबका है। भाभी, ये मजाक नहीं है, सच बताइए। मजाक नहीं कर रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। ये घर अब सिर्फ मेरा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये घर तो माँ ने हम दोनों भाइयों के नाम किया था। भैया, आपको गलत फहमी है, कागज अब बदल चुके हैं। हाँ, मैंने माँ जी को इंश्योरेंस के पेपर बोलकर साइन करवा लिए थे और उसी में ये घर मेरे नाम हो गया। इतना सुनते ही घर के सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं, किसी को यकीन नहीं हो रहा होता। कांति, तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा, मैंने तुम्हें अपनी बहन से भी ज्यादा माना था। बस ये इमोशनल बातें अपने पास रखो। अब ये घर मेरा है और मुझे तुम सबका यहाँ रहना पसंद नहीं है। चाची, आप हमें ऐसे नहीं निकाल सकती। निकाल सकती हूँ और अभी निकाल रही हूँ। कांति नौकरों को इशारा करती है और सबका सामान बाहर फेंकने लगती है। पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है, सबकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द होता है। अब हम कहाँ जाएंगे? समझ नहीं आ रहा है क्या करे। सुषमा, हाँ सुषमा, वो मेरी बहुत अच्छी सहेली, मैंने हमेशा उसकी मदद की है, वो जरूर हमारी मदद करेगी। उधर मोहल्ले की बाकी पड़ोसनें खड़ी होकर तमाशा देख रही होती हैं। देखो देखो कैसे सड़क पर आ गए सब। वक्त का खेल है बहन, कल तक बड़े बने फिरते थे, अब समझ आएगा जिंदगी का असली मजा। सुगंधा सबको लेकर सुषमा के घर जाती है। सुषमा, दरवाजा खोलो बहन। सुषमा दरवाजा खोलती है और सामने पूरा परिवार देखकर चौंक जाती है। अरे सुगंधा, तुम सब यहाँ? सुषमा, कांति ने हमें घर से निकाल दिया, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ दिन के लिए अपने घर में जगह दे दो। माफ करना सुगंधा, मेरे घर में जगह नहीं है। इतना सुनते ही सुगंधा का दिल टूट जाता है और वो वहीं खड़ी रह जाती है। सुषमा रोते हुए सुगंधा के पास आती है। सुगंधा, मुझे तुरंत 50,000 की जरूरत है, नहीं तो मेरा घर टूट जाएगा। तो चिंता मत कर, मैं अभी देती हूँ, तू मेरी बहन जैसी है। सुगंधा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यही वो पड़ोसन है जिसे मैंने हमेशा बहन से बढ़कर माना और आज इसने भी साथ छोड़ दिया। अब सुगंधा दूसरी पड़ोसन के पास जाती है। तन्वी, हमें कुछ दिन के लिए रहने दो, माफ करना, मेरे घर में भी जगह नहीं है। तन्वी की बेटी की शादी का दृश्य। सुगंधा, मैं अकेली कैसे सब संभालूं? तो चिंता मत कर, ये शादी मेरी बेटी की तरह होगी। और सुगंधा तन्वी की बेटी की शादी में ऐसे मदद करती है जैसे सुगंधा की अपनी बेटी हो। सुगंधा की आंखें भर जाती हैं। मैंने सबके लिए इतना किया और आज कोई भी हमारे काम नहीं आ रहा है।
पूरा परिवार एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। माँ, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। हाँ माँ जी, यहाँ कोई हमारा नहीं है। हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा। दादी, हमारा घर कब आएगा? मुझे भूख लगी है। सुगंधा बच्चों को सीने से लगाकर रो पड़ती है। भगवान ये दिन दिखाने से पहले मुझे उठा लेते। माँ जी, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, हम फिर से शुरुआत करेंगे। हाँ माँ जी, हम सब साथ हैं ना? शायद यही वक्त है जब हमें खुद पर भरोसा करना होगा। ठीक है, अगर अपने ही साथ छोड़ दे तो इंसान को खुद ही अपना सहारा बनना पड़ता है। पूरा परिवार भारी मन से आगे बढ़ता रहता है। पैरों में थकान, दिल में दर्द और दिमाग में बस एक ही सवाल, अब आगे क्या होगा? मम्मा, हम और कितना चलेंगे? मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। दादी, मुझे घर जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बस बेटा, थोड़ा सा और, हम सब साथ हैं ना, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। माँ जी, मुझे लग रहा है कि हमें बुआ को फोन करना चाहिए, वो जरूर हमारी मदद करेंगी। आखिर रिश्ते ऐसे समय में काम ही आते हैं। हाँ बहू, तो सही कह रही है। बुआ ने हमेशा कहा है कि कोई भी परेशानी हो तो मुझे याद करना। शायद अब वही समय है। पता नहीं, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। कर लो फोन। सुनीता कांपते हाथों से फोन निकालती है और बुआ का नंबर मिलाती है। सबकी नजरें उसी पर टिकी होती हैं। हेलो बुआ जी, प्रणाम। हाँ सुनीता, बोलो, कैसी हो? बुआ जी, हम सब बड़ी मुसीबत में। कांति चाची ने हमें घर से निकाल दिया। अब हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। क्या आप कुछ दिन आपके पास आ सकते हैं? कुछ पल के लिए फोन पर सन्नाटा छा जाता है। अरे सुनीता, तुमने बहुत देर कर दी फोन करने में। मैं तो अपने बेटे की पोस्टिंग के साथ केरल आ गई हूँ। यहाँ तो खुद ही एडजस्ट करने की जगह नहीं है, वरना मैं जरूर मदद करती। अच्छा बुआ जी, कोई बात नहीं। फोन कट जाता है और सुनीता धीरे धीरे नीचे देखती हुई सबके पास आती है। क्या हुआ? बुआ ने क्या कहा? उन्होंने मना कर दिया, बोली कि वो केरल चली गई हैं। ये सुनते ही सबके चेहरे और भी उदास हो जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था, अब कोई हमारा साथ नहीं देगा। सब अपने अपने मतलब के हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमें खुद ही रास्ता बनाना होगा। पूरा परिवार गांव से बाहर निकलकर जंगल के रास्ते की तरफ बढ़ने लगता है। चारों तरफ पेड़ पौधे, अजीब सी खामोशी और अनजाना डर। यहाँ तो बहुत घना जंगल है, लेकिन अभी हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। सब लोग साथ साथ चलो, कोई भी अलग मत होना। धीरे धीरे शाम होने लगती है। सूरज ढल जाता है और अंधेरा काफी बढ़ने लगता है। पापा, अंधेरा हो गया, मुझे डर लग रहा है। मम्मा, यहाँ तो बहुत डरावना लग रहा है। तभी दोनों बच्चे सामने इशारा करते हैं। मम्मा देखो, वहाँ एक बड़ा सा पहाड़ जैसा है और उसके पास पानी भी है, नदी है शायद। सच में, वहाँ तो थोड़ा खुला और सुरक्षित लग रहा है। माँ जी, रात हो गई है, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। कम से कम बच्चों को आराम मिल जाएगा। हाँ, यही सही रहेगा। अभी आगे बढ़ना ठीक नहीं है। ठीक है, आज की रात हम यहीं बिताते हैं। सब लोग उस पहाड़ जैसी ऊंचाई के पास जाकर बैठ जाते हैं। पास में बहती नदी की आवाज थोड़ी सुकून देती है। मम्मा, खाने को कुछ नहीं है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। सब एक दूसरे को देखते हैं। किसी के पास जवाब नहीं होता। आज तो हमें सिर्फ पानी से ही गुजारा करना होगा। बेटा, आज बस पानी पी लो, कल कुछ अच्छा करेंगे। बच्चे पानी पीकर जैसे तैसे सो जाते हैं। अंधेरा बहुत है, हमें कुछ रोशनी करनी होगी। दोनों भाई आसपास से लकड़ियां और मिट्टी का तेल ढूंढते हैं। ये देखो, थोड़ा सा तेल मिला है, इसमें मशाल बना लेते हैं। दोनों मशाल जलाकर पेड़ से बांध देते हैं ताकि आसपास उजाला रहे। भगवान, आज तक ऐसा दिन नहीं देखा था। शायद यही हमारी परीक्षा है। धीरे धीरे रात गुजरती है। सब थके हुए सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच में झांकती हैं। मम्मा, मुझे भूख लगी है। दादी, खाना दो। दोपहर होते होते बच्चों की भूख बढ़ जाती है। अब क्या करें, कहाँ जाएं? माँ जी, इतनी तेज धूप में कहीं जाना सही नहीं होगा। हाँ माँ जी, क्यों ना आज हम यहीं खाना बनाने की कोशिश करें। और देखिए ना, यहाँ कितनी ठंडी हवा चल रही है। ये जगह रहने के लिए भी ठीक लग रही है। ठीक है, कोशिश करते हैं। मैं जंगल में से कुछ फल लेकर आता हूँ। माता पेड़ों से फल तोड़ कर लाते हैं। ये देखो, ये कुछ जंगली फल मिले हैं, अभी के लिए काम चल जाएगा। उधर दोनों भाई अपने पास बचे थोड़े पैसे निकालते हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, थोड़ा राशन ला सकते हैं? हाँ,
पास के बाजार जाकर कुछ जरूरी सामान ले आते हैं। दोनों बाजार की तरफ निकल जाते हैं। इधर जंगल में सुनीता और रागिनी काम में लग जाती हैं। दीदी देखो, यहाँ नदी के किनारे गीली मिट्टी है। अगर इसमें सूखी मिट्टी मिला दें तो हम चूल्हा बना सकते हैं। दोनों बहुएं मिलकर मिट्टी गूंथती हैं और एक मजबूत चूल्हा बनाती हैं। हो गया, अब इसमें खाना बन सकता है। और ये देखो, मैंने कुछ छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन भी बना लिए। थोड़ी देर बाद राहुल और प्रवीण राशन लेकर लौटते हैं। अरे देखो, हम आटा, दाल और थोड़ा चावल लेकर आए हैं। अब खाना मिलेगा, ये। दोनों बहुएं चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती हैं। धीरे धीरे बनाओ, लकड़ी कम है। हाँ दीदी, लेकिन आज बच्चों को पेट भर खाना मिलेगा। खाने की खुशबू फैल जाती है। सबके चेहरे पर थोड़ी खुशी लौट आती है। मेरी बहुएं कितनी समझदार हैं। आज तुमने साबित कर दिया कि घर ईंट पत्थर से नहीं अपनों से बनता है। सच में आज मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। सब लोग उस पहाड़ जैसी ऊंचाई पर बैठकर खाना खाते हैं। इतने दिनों बाद पेट भर कर खाना मिला है और वो भी अपनी मेहनत से। खाना खाने के बाद सब थोड़ी देर आराम करते हैं। मम्मा, यहाँ तो मजा आ रहा है। हाँ, ये तो हमारा नया घर है। धीरे धीरे शाम होने लगती है। सूरज ढलता है और ठंडी हवा चलने लगती है। शायद भगवान ने हमें यहाँ लाकर एक नई शुरुआत का मौका दिया है। हाँ माँ जी, अब हम यहीं से अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे और इस जंगल को अपना घर बनाएंगे। सूरज पहाड़ के पीछे छिप गया था और आसमान हल्का नारंगी होकर अंधेरे में बदलने लगा था। पूरा परिवार उसी जगह बैठा था, थका हुआ लेकिन एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ। आज का दिन जैसे तैसे निकल गया, लेकिन अब हमें सोचना होगा कि आगे कैसे जीना है। हाँ, अब तो यही जंगल हमारा सहारा है। गांव वालों ने तो मुंह मोड़ ही लिया है। सच कहूं तो यहाँ कम से कम हमें कोई निकालने वाला तो नहीं है। डर जरूर है लेकिन अपनापन भी है। हाँ भैया, यहाँ कोई लालच नहीं, कोई धोखा नहीं, बस प्रकृति है और हम हैं। और हमारी मेहनत जो हमें यहाँ जीना सिखाएगी। माँ जी, मुझे तो लगता है कि अगर हम मिलकर काम करें तो इस जंगल को भी घर बना सकते हैं। हाँ बहू, अब यही हमारा घर है। दोपहर में बनाया हुआ खाना बहुओं ने एक तरफ खुला रख दिया था। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जंगल में तो हर चीज अलग होती है। मम्मा, ये खाना अजीब क्यों लग रहा है? अरे, इसमें तो कीड़े लग गए हैं। मैं नहीं खाऊंगा, ये तो गंदा हो गया है। लगता है हमने बड़ी गलती कर दी। यहाँ खाना ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। जंगल में हर चीज को संभाल कर रखना पड़ता है बहू। यहाँ जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। शाम को जब फिर से खाना बनाने की तैयारी होती है तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है। लगता है आंधी आने वाली है। जल्दी करो, नहीं तो खाना भी खराब हो जाएगा। जैसे ही बहुएं चूल्हे पर खाना बनाने लगती है, तेज हवा के साथ धूल उड़ने लगती है और खाने में गिरने लगती है। अरे दीदी, ये क्या हो रहा है? सारा खाना खराब हो जाएगा। रुको, ये पत्ते ले आओ। सुनीता बड़े बड़े पत्ते लेकर आती है और चूल्हे के और खाने को ढकती है। ऐसे ढककर रखेंगे तो धूल नहीं जाएगी। दीदी, आप तो सच में जुगाड़ की रानी हो। सच में हमारी बहुएं हर समस्या का हल निकाल लेती हैं। लेकिन अब हमें समझ आ गया है, अगर यहाँ रहना है तो अच्छे से जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ, अब हमें एक सही रहने की और रसोई की व्यवस्था करनी होगी। अगली सुबह सूरज निकलते ही सब जल्दी उठ जाते हैं। आज हम काम पर नहीं जाएंगे। हाँ, आज हम जंगल से लकड़ी इकट्ठा करेंगे ताकि आगे काम आ सके। और मैं सूखे पत्ते और टहनियां बटोरूंगा जिससे हम छत और बाकी चीजें बना सके। और हम दोनों बहुएं नदी से मिट्टी लाएंगी। हाँ, आज हम अपनी खुद की रसोई बनाएंगे। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। राहुल और प्रवीण जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने निकल जाते हैं। माधव सूखे पत्ते और घास बटोरते हैं और बहुएं नदी की तरफ जाती हैं। दीदी, ये मिट्टी तो बहुत चिकनी है, इससे अच्छा चूल्हा बनेगा। हाँ, और अगर इसमें थोड़ी सूखी मिट्टी मिला दे तो और मजबूत हो जाएगा। दोनों मिलकर ढेर सारी मिट्टी इकट्ठा करती हैं और वापस लाती हैं। अब पूरा परिवार मिलकर काम शुरू करता है। धीरे धीरे एक सुंदर मिट्टी की रसोई तैयार होने लगती है। यहाँ हम चूल्हा बनाएंगे और यहाँ बर्तन रखने के लिए अलमारी। दोनों बहुएं मिट्टी से अलमारी बनाती हैं, फिर एक सुंदर रैक बनाती हैं जिसमें मिट्टी के बर्तन सजा सके। दीदी देखो, ये रैक कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, अब हमारे बर्तन भी सुरक्षित रहेंगे। वो चूल्हे के ऊपर मिट्टी का छत्ता बनाती हैं ताकि धुआं सही तरीके से निकले और एक छोटी सी मिट्टी की चिमनी भी तैयार करती हैं। वाह बहू, ये तो बिल्कुल असली रसोई जैसी लग रही है। नहीं, इससे भी अच्छी, क्योंकि इसमें प्यार और मेहनत है। रसोई अंदर से ठंडी और बहुत सुंदर लग रही होती है। मामा, ये तो बहुत सुंदर है। हमारी मम्मी सबसे बेस्ट है। सच में तुम दोनों ने कमाल कर दिया। अब तो हमें किसी घर की जरूरत ही नहीं है।
बहुएं मिट्टी के और बर्तन बनाती हैं, बड़े बड़े जार बनाती हैं मसाले रखने के लिए। अब इसमें हम मसाले रखेंगे ताकि खाना हमेशा अच्छा बने। और ये देखो सब कितना साफ सुथरा लग रहा है। उधर दोनों भाई जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके बाजार में बेचने जाते हैं। भैया ये काम छोटा जरूर है लेकिन ईमानदार है। हाँ, अब हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। वो लकड़ियां बेचकर राशन खरीदते हैं और वापस आते हैं। अब हमारा घर फिर से चलने लगा है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शाम को बहुएं अपनी नई मिट्टी की रसोई में खाना बनाती हैं। खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। माँ आप खाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अब इसमें कीड़े भी नहीं आते हैं। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है खुले आसमान के नीचे। देखो तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। शहर में तो कभी ऐसे तारे नहीं दिखते। शायद भगवान ने हमें यहाँ इसीलिए भेजा ताकि हम असली जिंदगी जी सके। आज मुझे लग रहा है हमने कुछ खाया नहीं बल्कि बहुत कुछ पाया है। सब लोग पत्तों और घास पर बिस्तर बनाकर सो जाते हैं। ठंडी हवा चलती है और जंगल अब उनका अपना घर बन चुका होता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जंगल अब उन्हें अपना सा लगने लगा था। हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती और हर शाम संतोष देकर जाती। मिट्टी की रसोई अब पूरी तरह से तैयार थी और वहीं से उनकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। मम्मा आज खाना बहुत अच्छा बना है, मुझे रोज यही खाना चाहिए। और मुझे भी हमारी नई रसोई सबसे बेस्ट है। हाँ बेटा, अब ये हमारी अपनी रसोई है। इसमें जो भी बनेगा प्यार से बनेगा और मेहनत से भी, तभी तो इसका स्वाद अलग है। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन जंगल है, यहाँ खतरे कभी भी सामने आ सकते हैं। एक दिन दोपहर के समय सोनू खेलते खेलते झाड़ियों की तरफ चला जाता है। मैं यहाँ खेलूंगा, ये जगह कितनी मजेदार है। अचानक झाड़ियों में सरसराहट होती है। एक सांप धीरे धीरे सोनू के पास आने लगता है। मम्मा, दादी। सोनू की आवाज सुनकर सब भागते हुए वहां पहुंचते हैं। सोनू क्या हुआ? तभी सुनीता की नजर सांप पर पड़ती है। पीछे हटो, सब सांप है। माधव सावधानी से सांप को दूर भगाते हैं और सोनू को अपनी गोद में उठा लेते हैं। मम्मा मुझे बहुत डर लगा। कुछ नहीं हुआ बेटा, भगवान का शुक्र है। आज तो बहुत बड़ा हादसा टल गया। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। इधर इस घटना के बाद सबका मन डर से भर जाता है। माँ जी, अब हमें कुछ बड़ा करना होगा। हाँ, जब हमने रसोई बना ली है तो अब घर भी बनाना चाहिए, वरना यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सही कहा बहू, बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। और सच कहूँ तो यहाँ इतना सुकून है, इतनी ठंडी हवा है कि मुझे कहीं और जाने का मन ही नहीं करता। तो फिर तय रहा, हम यहीं अपना घर बनाएंगे और ऐसा बनाएंगे कि कोई भी खतरा हमारे पास ना आए। अगले ही दिन से सब काम में लग जाते हैं। सबसे पहले हमें मजबूत दीवारें बनानी होंगी और रसोई के ऊपर ही छत डाल देते हैं ताकि सब एक साथ रह सकें। हाँ, इससे जगह भी बच जाएगी और काम भी आसान होगा। सब मिलकर मिट्टी, सूखी पत्तियां और घास इकट्ठा करते हैं। दीदी, अगर हम इस मिट्टी में सूखी पत्तियां मिलाएं तो दीवारें और मजबूत हो जाएंगी। बिल्कुल, और जल्दी टूटेंगी भी नहीं। दोनों बहुएं मिट्टी को अच्छे से गूंथती हैं, उसे पैरों से दबाकर और हाथों से मिलाकर एकदम चिकना और मजबूत बना देती हैं। देखो, मिट्टी जितने अच्छे से गूंथोगे दीवार उतनी मजबूत बनेगी। हाँ दीदी, इसमें मेहनत ज्यादा है लेकिन फायदा भी उतना ही होगा। धीरे धीरे दीवारें खड़ी होने लगती हैं, मोटी और मजबूत। वाह, ये दीवारें तो पत्थर से भी ज्यादा मजबूत लग रही हैं। हमारी बहुएं इंजीनियर से कम नहीं हैं। अब छत बनाने की बारी आती है। पहले मजबूत लकड़ी का ढांचा बनाते हैं, फिर उस पर सूखी पत्तियां और घास बिछा देंगे। दोनों भाई लकड़ी का ढांचा तैयार करते हैं, उस पर सूखी पत्तियां और घास अच्छी तरह से जमाते हैं। अब इसके ऊपर मिट्टी डालते हैं ताकि छत मजबूत हो जाए और बारिश में पानी भी अंदर नहीं आएगा। सब मिलकर छत पर मिट्टी डालते हैं, उसे बराबर करते हैं और धीरे धीरे एक मजबूत छत तैयार हो जाती है। ये हमारा घर है, हमारा अपना घर। हाँ, बिना किसी सहारे, सिर्फ अपनी मेहनत से बनाया हुआ घर। घर के अंदर घास बिछाई जाती है। इससे जमीन नर्म भी रहेगी और ठंडी भी, और सोने में भी आराम मिलेगा। रात को पूरा परिवार पहली बार अपने नई मिट्टी के घर में सोता है। मम्मा, ये घर तो बहुत ठंडा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, यहाँ तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। सच में ये घर तो किसी एसी से कम नहीं है। धन्यवाद भगवान, हाँ आपने हमें फिर से छत दी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब जिंदगी थोड़ी स्थिर हो गई थी। एक दिन बहुएं आपस में बात करती हैं। रागनी, अब घर तो बन गया है लेकिन अंदर सामान भी होना चाहिए। हाँ दीदी, हमें अलमारी और बिस्तर भी बनाना चाहिए। चलो फिर आज से वो काम शुरू करते हैं। दोनों बहुएं फिर से मिट्टी तैयार करती हैं। इस बार मिट्टी को और भी अच्छे से गूंथेंगे ताकि सामान मजबूत बने और इसे धूप में अच्छे से सुखाएंगे। वो मिट्टी से एक सुंदर अलमारी बनाती हैं जिसमें खाने का सामान और बर्तन रख सकें।
दीदी देखो, ये अलमारी कितनी मजबूत है। हाँ, अब हमारा सामान भी सुरक्षित रहेगा। फिर वो मिट्टी से ही एक मजबूत बिस्तर बनाती हैं। पहले नीचे मोटी परत बनाओ, फिर उसे सूखने दो, तभी वो मजबूत बनेगा। और ऊपर घास बिछा देंगे तो ये बिल्कुल असली बिस्तर जैसा लगेगा। धीरे धीरे घर पूरी तरह तैयार हो जाता है। अंदर अलमारी, बिस्तर, रसोई, सब कुछ। आज मुझे लग रहा है हमने जिंदगी जीत ली। हाँ, अब हमें किसी की जरूरत नहीं। हमारा छोटा सा मिट्टी का घर, लेकिन दिल से बहुत बड़ा, और इसमें बस प्यार ही प्यार है। ये हमारा सबसे प्यारा घर है। हाँ, और हम यहीं रहेंगे हमेशा। एक सुबह सब नहाने के लिए नदी की तरफ जाते हैं। सूरज की हल्की किरणें पानी पर चमक रही होती हैं। ठंडी हवा मन में सुकून दे रही होती है। मम्मा, आज मैं सबसे पहले पानी में उतरूंगी। देखना मैं कितना अच्छा तैरूंगी। नहीं, मैं पहले जाऊंगा। मैं तो मछली की तरह तैरूंगा। अरे धीरे धीरे, गिर जाओगे तो फिर रोना मत। हाँ, पहले आराम से उतरना, पानी ठंडा है। सब नदी में उतरते हैं। पानी ठंडा और साफ होता है। बच्चे खेलते हैं, छींटे उड़ाते हैं और हंसी की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती है। दादी देखो, मैं पानी उछाल रहा हूँ। अरे वाह, मेरे शेर को देखो कितना खुश है। नदी के किनारे की चिकनी मिट्टी सबके शरीर पर लग जाती है। मम्मा, मेरे हाथों पर मिट्टी लग गई, लेकिन ये तो ठंडी ठंडी लग रही है। हाँ बेटा, ये जंगल की मिट्टी है, इसमें ठंडक भी है और सुकून भी। देखो माँ जी, ये मिट्टी कितनी मुलायम है। इसे लगाकर तो जैसे शरीर को आराम मिल रहा है। हाँ बहू, पहले हम महंगे साबुन और क्रीम के पीछे भागते थे, और आज ये मिट्टी ही हमें असली सुकून दे रही है। सच कहा, प्रकृति के सामने सब कुछ छोटा है। सब नहाकर बाहर आते हैं, ताजगी से भरे हुए, जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। घर लौटकर सब अपने मिट्टी के घर में जाते हैं। अंदर एकदम ठंडक होती है। यार, बाहर कितनी गर्मी है, लेकिन घर के अंदर तो जैसे एसी चल रहा हो। अरे, और वो भी बिना बिजली के। ये मिट्टी का घर सच में हमारा सबसे बड़ा सहारा है। रात को सब मिट्टी के बने बिस्तर पर सोते हैं। ऊपर घास बिछी होती है, ठंडी हवा चल रही होती है। मम्मा, ये बिस्तर तो बहुत आरामदायक है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, यहाँ तो बहुत ठंडा है। मैं यहीं सोऊंगा रोज। हाँ बेटा, अब यही हमारा घर है। अगले दिन बहुएं फिर कुछ नया सोचती हैं। रागिनी, अब तो घर बन गया है, लेकिन बैठने के लिए कुछ होना चाहिए। हाँ दीदी, क्यों ना हम मिट्टी का सोफा बनाएं? बिल्कुल, और ऐसा बनाएंगे कि सब आराम से बैठ सकें। दोनों बहुएं फिर से मिट्टी गूंथती हैं, इस बार और ज्यादा ध्यान से। मिट्टी को अच्छे से मिलाकर मजबूत बनाती हैं। दीदी, अगर हम इसमें थोड़ी सूखी घास मिला दें तो ये और मजबूत हो जाएगा। हाँ, और जल्दी टूटेगा भी नहीं। धीरे धीरे वो मिट्टी का एक सुंदर और मजबूत सोफा तैयार करती हैं। ऊपर उसे चिकना करती हैं। दीदी देखो, ये कितना सुंदर लग रहा है। अब हमारा घर और भी अच्छा लगने लगा है। सब लोग उसे सोफे पर बैठते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत आरामदायक है। अरे, अब तो हम राजा महाराजा जैसे बैठेंगे। मेरी बहुएं तो कमाल लग रही हैं। अब बहुएं रसोई में खाने के लिए एक मिट्टी की डाइनिंग टेबल बनाने की सोचती हैं। रागिनी, अगर हम रसोई में ही टेबल बना दे तो खाना खाने में आसानी होगी। हाँ दीदी, और सब एक साथ बैठकर खाएंगे। दोनों मिलकर मिट्टी का मजबूत डाइनिंग टेबल बनाती हैं। उसके चारों तरफ बैठने के लिए छोटे छोटे स्टूल भी बनाती हैं। मामा, अब हम टेबल पर खाना खाएंगे। वाह, ये तो होटल जैसा लग रहा है। अब रसोई पूरी तरह से सज जाती है। अलमारी, रैक, चूल्हा, टेबल, सब कुछ। बहुएं रोज उसी मिट्टी की रसोई में खाना बनाती हैं, प्यार से, सुकून से। अब तो खाना बनाना भी अच्छा लगता है। हाँ दीदी, यहाँ कोई जल्दी नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस अपना घर और अपना काम। उधर राहुल और प्रवीण रोज काम पर जाते हैं। चलो भैया, आज फिर बोरियां धोनी है। हाँ, मेहनत करेंगे तो घर भी चलेगा। दोनों कोटे पर बोरियां धोते हैं, मेहनत करते हैं, और जो पैसे मिलते हैं उसे घर का राशन लाते हैं। वहीं माधव जंगल में एक नई शुरुआत करते हैं। क्यों ना हम यहाँ सब्जियां उगाएं, इससे घर का खर्चा भी बचेगा। हाँ, मैं भी मदद करूंगी। माधव जमीन को साफ करते हैं, उसमें बीज डालते हैं, पानी देते हैं, और धीरे धीरे छोटी छोटी सब्जियां उगने लगती हैं। अरे देखो, हमारी मेहनत रंग ला रही है। अब हमें बाजार से सब्जी नहीं खरीदनी पड़ेगी, और ये सब्जी भी कितनी ताजी है। काम खत्म होने के बाद राहुल और प्रवीण लकड़ियां और सब्जियां लेकर बाजार जाते हैं। भैया, ये सब बेचकर अच्छा पैसा मिल जाएगा। हाँ, अब हम किसी के मोहताज नहीं हैं। बाजार में वो लकड़ी और सब्जियां बेचते हैं और फिर राशन लेकर घर लौटते हैं। अब हमारा घर अच्छे से चल रहा है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। शाम को पूरा परिवार मिट्टी के सोफे पर बैठता है, बातें करता है, हंसता है। मामा, हमारा घर सबसे अच्छा है। हाँ, हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना। सच में,
अब यही हमारी दुनिया है। और यही हमारी खुशियाँ। हमने अपने हाथों से अपना घर बनाया है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। आज मुझे अपने परिवार पर बहुत गर्व है। और ये सब हमारी बहुओं की वजह से संभव हुआ है। सुबह का समय था। मिट्टी के घर के बाहर हल्की धूप और अंदर ठंडी हवा। रसोई में चूल्हा जल रहा था। रागिनी, अब देखो ना, हमने कितने सारे मिट्टी के मटके बना लिए, घर में भी और बेचने के लिए भी। हाँ दीदी, और ये मटके पानी को कितना ठंडा रखते हैं, जैसे फ्रिज की जरूरत ही नहीं। घर के कोने में बड़े बड़े मटके रखे होते हैं जिनमें ठंडा पानी भरा होता है। मम्मा, इस मटके का पानी तो सबसे अच्छा, मुझे रोज यही पीना है। हाँ, ये पानी बहुत मजेदार है। मेरी बहुएं तो कमाल कर रही हैं। अब घर भी चल रहा है और काम भी। माधव रोज बाजार में मिट्टी के बर्तन बेचने जाते हैं। आज ये सारे मटके बेचकर अच्छा पैसा मिलेगा और हम लकड़ी और सब्जी भी साथ ले आएंगे। अब हमारा काम भी बढ़ गया है। उधर सुगंधा घर पर बच्चों को संभालती है। मोहिनी बेटा, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। हाँ दादी, मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी और मैं पुलिस बनूंगा। कुछ दिनों बाद पैसे जमा हो जाते हैं। माँ जी, अब हम बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। हाँ, अब हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। भगवान, आपने सब ठीक कर दिया। बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। घर में खुशी का माहौल होता है। एक दिन बाजार में, भैया आज अच्छी बिक्री हुई है। हाँ, अब जिंदगी पटरी पर आ रही है। तभी सामने सुषमा दिखती है। राहुल, प्रवीण, कैसे हो? ठीक है जी। मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। क्यों? कुछ जरूरी बताना है। दोनों भाई उसे जंगल वाले घर ले जाते हैं। घर देखकर सुषमा हैरान रह जाती है। ये सब तुम लोगों ने बनाया है? कितना सुंदर है। सुगंधा सामने आती है। सुगंधा, मुझे माफ कर दो। माफी से सब ठीक नहीं होता सुषमा। मुझे पता है, लेकिन मैं सच बताने आई हूँ। कैसा सच? तुम्हें सब जानना जरूरी है। सब बैठ जाते हैं। माहौल गंभीर हो जाता है। उस दिन के बाद मैं अक्सर कांति के घर जाती थी और मैंने जो देखा वो बहुत गलत था। रजत घर में गलत संगत में पड़ चुका था। ये देखो, आज कितना माल लाया हूँ। पूरा धंधा चल रहा है। ये क्या है रजत? गांजा और थोड़ा हेरोइन। बहुत पैसा आता है इसमें। करने दो, उसे पैसा आ रहा है ना, बस वही काफी है। ये गलत है कांति, पुलिस पकड़ लेगी। कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे बेटे को कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन एक दिन अचानक पुलिस घर पर छापा मारती है। ए रजत, तुम्हें नशे के धंधे में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं नहीं नहीं। छोड़ दो मेरे बेटे को। और तुम दोनों, इसके साथ देने के लिए तुम्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। रजत, कांति और रमेश तीनों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। सब सुनकर सन्न रह जाते हैं। ये सब हो गया? कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। पूरा परिवार जेल जाता है। जेल के अंदर, जेठानी जी मुझे माफ कर दो, ये मेरे कर्मों की सजा है। कांति जो बोया था वही काट रही हो। मैंने लालच में आकर सब बर्बाद कर दिया, मुझे माफ कर दो। भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे गलती नहीं, पाप किया है तुमने। सुगंधा कुछ पल चुप रहती है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन जो सजा है वो तो तुम्हें भुगतनी होगी। समय बीतता है। कांति और उसका परिवार जेल में ही अपनी सजा काटते हैं। उधर सुगंधा का परिवार वापस अपने घर गांव की ओर लौट आता है। आखिरकार हमारा घर हमें वापस मिल गया। लेकिन जंगल वाला घर भी हमारा ही रहेगा। हाँ, वो हमारी मेहनत की निशानी है। दोपहर के समय सब जंगल वाले घर में जाते हैं। वहां बैठते हैं, पुरानी यादें ताजा करते हैं। देखो, यही वो जगह है जहां हमने नई जिंदगी शुरू की। ठंडी हवा चल रही होती है। मिट्टी का घर अब भी वैसा ही सुकून देता है और पूरा परिवार खुशियों के साथ अपनी जिंदगी जीने लगता है।